हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान को, सोशल स्टडीज़ को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 2। और चैप्टर 2 में आज का टॉपिक है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का शॉर्ट नोट्स है। और अगर हम इन नोट्स को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी पॉइंट वहाँ से इस नोट्स में नहीं छूट पाया है। तो आइए इस नोट के जरिए इस चैप्टर को आप समझें। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से 2 वर्ष पूर्व अर्थात 1945 ईस्वी की वियतनाम को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, परंतु वियतनाम के लोगों द्वारा इसके बाद 30 साल तक के लंबे संघर्ष के पश्चात ही वहाँ वियतनाम में गणराज्य की स्थापना हो सकी थी। इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में हम इस इंडो चाइना के अध्याय और इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस अध्याय में हमें जानने का अवसर मिलेगा, अध्ययन करने का अवसर मिलेगा कि वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था जिस तरह यूरोप में हुआ था। तो यदि इंडो चाइना के ऐतिहासिक अनुभवों को भारत के अनुभवों से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि दोनों समाजों में औपनिवेशिक साम्राज्यों का आचरण, तौर तरीके अलग अलग थे और दोनों ही स्थानों पर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन भी भिन्न भिन्न तरीके से ही आगे बढ़ा। और इस विभिन्नता और समानताओं को देखते हुए आपको यह समझने में भी मदद मिलेगी कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ और उसमें समकालीन विश्व की रंगत सूरत तय करने में भी कितना योगदान दिया गया। वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया विश्व के 3 देशों सम्मिलित रूप को ही इंडो चाइना देश कहा जाता है। इंडो चाइना देश वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया विश्व के 3 देशों को सम्मिलित रूप को ही इंडो चाइना देश के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है धर्म और उपनिवेश। तो वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं में बुद्ध, कन्फ्यूशियस और कई स्थानीय रीतियों का मिश्रण था। फ्रेंच मिशनरियों ने वहां ईसाई धर्म को लाया था। फ्रेंच मिशनरियों द्वारा वियतनाम में ईसाई धर्म को लाया गया था। उन्हें वियतनाम के लोगों का असली व्यवहार पसंद नहीं था। 13वीं सदी से पश्चिमी मान्यताओं के खिलाफ कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए थे। 1969 का स्कॉलर रिवोल्ट ऐसा ही एक आंदोलन था जो ईसाई धर्म के खिलाफ था। हुइन फोसू की सो इस तरह के आंदोलन में से एक था हाओ हाओ आंदोलन। हाओ हाओ आंदोलन की शुरुआत 1939 में हुई थी। यह मेकांग डेल्टा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इस आंदोलन ने 19वीं सदी के फ्रेंच विरोधी और लोकप्रिय धार्मिक भावनाओं से प्रेरणा ली थी। हाओ हाओ के आंदोलन के जनक थे हुइन फुसो। हाओ हाओ आंदोलन के जनक थे हुई फुनसो और वे कई तरह के चमत्कार किया करते थे हुई फुनसो ने, और गरीबों की मदद करते थे और जो अनाप शनाप खर्चे होते थे उसको रोका करते थे और इस कारण है वो काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्होंने बाल विवाह, जुआ, शराब, अफीम के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। हुइन फोसो ने, फ्रेंच शासकों ने हुइन फोसो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। फ्रेंच शासकों द्वारा हुइन फोसो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और उन्हें पागल करार दे दिया गया। लेकिन जिस डॉक्टर और पागलखाने में डाल दिया गया, लेकिन जिस डॉक्टर को उसको पागल का सर्टिफिकेट देना था वो डॉक्टर उसका फैन बन गए। तो इस प्रकार से उनको देश से निकाल दिया गया और उनके जो अनुयायी थे हुइन फोसो को, जितने भी अनुयायी मतलब उनके भक्त कहा जा सकता है या फिर उनसे जो प्रभावी लोग थे, तो उनके जो कई अनुयायियों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। उसके बाद आता है आज का दूसरा टॉपिक है फान बोइचाओ। यह भी राष्ट्रवादी थे। फाइन बोइचाओ वे एक राष्ट्रवादी थे, हुइन फान के तरह ही फाइन बोइचाओ
जिनकी शिक्षा कन्फ्यूशियन पत्ती से हुई थी फान बोइचाओ की, और उन्होंने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व प्रिंस कुओंग डे करते थे। फाइन बोइचाओ 1905 में योकोहामा में चीनी सुधारक लियांग क्विचाओ से मिले, और फान द्वारा लिखित सबसे प्रभावशाली किताब थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। फान बोइचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस को लिखा था। सबसे प्रभावशाली किताब थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इस किताब में क्विचाओ का गहरा प्रभाव दिखता है। इस किताब में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर बात की गई थी, स्वायत्तता का नाश और चीन के साथ टूटते हुए संबंध। वियतनाम की आज़ादी में फान एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं। और उसके बाद आते हैं फान सुट्रीन। फान बोइचाओ के विचारक के खिलाफ थे फाइन सुट्रीन, और राजतंत्र के खिलाफ थे, और इस बात के विरोधी थे कि फ्रेंच का विरोध करने के लिए कोर्ट की मदद ली जाए। वे पश्चिम प्रजातांत्रिक भावनाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्हें फ्रांस के लोगों की स्वच्छता की भावना भी पसंद थी। वे चाहते थे कि फ्रेंच शासक कानूनी और शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करें और कृषि उद्योगों को बढ़ावा दे। तो उसके बाद उसके बाद टॉपिक है चीन और जापान का प्रभाव। तो 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम से कई छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने जापान गए, और जापान जाने के मुख्य उद्देश्य था वियतनाम से फ्रेंच लोगों को भगाना। उनका मुख्य उद्देश्य था वियतनाम से फ्रेंच लोगों, जो फ्रांस के लोग बसे हुए थे, उनको भगाना, कठपुतली राज को उखाड़ फेंकना और एंगुयेन वंश के शासन को फिर से बहाल करना उनका मुख्य उद्देश्य था। और जापानियों से एक एशियाई होने के नाते मदद की गुहार करते थे, और यही कारण था जापान जाने का। तो जापान एक आधुनिक देश बन चुका था उस समय, और इसने पश्चिमी ताकतों द्वारा उपनिवेश बनाने की कोशिश को नाकाम कर दिया था। 1970 में जापान की रूस पर फतह ने जापान की सैन्य शक्ति को साबित कर दिया। 1908 के बाद जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वियतनामी छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। कई क्रांतिकारियों को जापान से निकाल दिया गया और उन्हें चीन और थाईलैंड में पनाह देने पर विवश होना पड़ा। पनाह लेने पर फाइन बोइचाओ भी उनमें से एक थे। चीन में आने वाले बदलाव भी वियतनाम के राष्ट्रवादियों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे। 1911 ईस्वी में सन यात सेन के नेतृत्व में लोकप्रिय आंदोलन हुआ, जिसने लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र को समाप्त किया था। सन यात सेन और लोकतंत्र को बहाल किया था। सन यात सेन चीन का नेतृत्व लोकप्रिय नेता थे, और इनके नेतृत्व में लोकप्रिय आंदोलन हुआ और राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र का बहाल किया गया। और उस घटना से वियतनाम के छात्र काफ़ी प्रभावित हुए। सन यात सेन द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र को बहाल किया गया था, इस घटना से वियतनाम के छात्र काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम वियत कुआन फोई होई बनाया। अब आज़ादी की लड़ाई का मतलब था एक लोकतंत्र की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनाम का राष्ट्रवाद। तो 1930 के दशक की आर्थिक मंदी का वियतनाम पर गहरा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। 1930 में जो मंदी आ गया था, 1930 का मंदी पूरे विश्व में जो मंडरा रहा था, उसका असर भी, उस आर्थिक मंदी का असर वियतनाम पर भी बहुत गहरा पड़ा, और चावल और रबर की कीमत में भारी गिरावट थी। इसके कारण गांव में बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के ऊपर कर्जे बढ़ गए, लोग भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। और इस प्रकार देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध के मुख्य केंद्र बिंदु थे नगे आन और हातिम राज। लेकिन उस विरोध को फ्रेंच शासकों ने कुचल दिया, और उस विरोध को कुचलने के लिए विमान और बम का इस्तेमाल किया गया। 1930 की फरवरी में हो ची मिन ने कई विरोधी राष्ट्रवादी गुटों के एक साथ लेकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया। बाद में इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना
तो आइए जानते हैं कि वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो जापान जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो वहाँ 1940 में वियतनाम पर कब्जा जमा लिया और अब राष्ट्रवादी नेताओं को फ्रेंच के अलावा जापानियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा था। फ्रेंच से भी लड़ना पड़ रहा था और जापानियों से भी लड़ना पड़ रहा था। लीग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम डॉक लैम्प डोंग मीन, जिसे बाद में वियतमीन के नाम से जाना गया, ने जापानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1945 में हनोई को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ, जिसके चेयरमैन बने हो ची मिन। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ और उस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का चेयरमैन बने हो ची मिन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वियतनाम का विभाजन। तो किस प्रकार से वियतनाम का विभाजन हुआ था, आइए जानते हैं। फ्रेंच ने दोबारा अपना नियंत्रण लेने की कोशिश की। उन्होंने इस काम के लिए वहां के राजा बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। वियतमीन को पहाड़ियों में भागकर छुपने को मजबूर होना पड़ा और 8 साल की लड़ाई के बाद वियतमीन फ्रांसीसियों को दिएन बियन फू में 1954 में हराने में कामयाब हो गया। आखिरकार 1955 में वियतनामियों ने फ्रांसीसियों को हरा ही दिया और फ्रांस के हार के बाद जिनेवा में एक शांति वार्ता हुई। वियतनाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। हो ची मिन और कम्युनिस्टों ने उत्तर में सत्ता संभाली और बाई दाई की सरकार ने दक्षिण में सत्ता संभाली। कुछ ही दिनों बाद नगो दिन दिएम के नेतृत्व में बाओ दाई शासक का तख्ता पलटा और दिएम ने एक तानाशाह शासन व्यवस्था बनाई। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने दिएम के तानाशाही शासन का विरोध किया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने ही चीन मिन सरकार की मदद ली और देश के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी कब्जा। तो युद्ध में अमेरिका का शामिल होना। अमेरिका को एक चिंता सताई जा रही थी कि किसी कम्युनिस्ट सरकार के बहाल होने से उसकी परिपाटी शुरू हो सकती थी और आसपास के इलाकों में वैसा ही शासन व्यवस्था कायम हो सकती थी। कम्युनिज्म को फैसले से रोकने के लिए अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया और अत्याधुनिक हथियारों और साज सामानों का भी इस्तेमाल किया। अत्याधुनिक तकनीकी और दवाइयों की समुचित आपूर्ति के बावजूद वियतनाम में अमेरिकी सेना के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए। इतनी संख्या में सैनिक के बावजूद भी, तकनीकी और दवाइयों की समुचित आपूर्ति के बावजूद भी अमेरिका के सैनिक बहुत ही भारी संख्या में हताहत हुए। करीब 3,03,000 सैनिक घायल हुए और 23,000 सैनिक पूर्ण रूप से अपाहिज हो गए और लगभग 47,000 सैनिक मारे गए थे अमेरिका के। तो वियतनाम को लोगों का अमेरिकी शक्ति के सामने प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने से एक कमज़ोर सेना में भी जान आ सकती है और अमेरिका ने इस बात को शायद नज़रअंदाज कर दिया था कि एक जो है वियतनाम के लोग भी अमेरिका के सैनिकों को इस तरह से छक्के छुड़ाएंगे। तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा इससे, तो वियतनाम में अमेरिकी दखल का विरोध ज़्यादातर अमेरिकी कर रहे थे। कई समकालीन विचारकों का मानना था कि अमेरिका को ऐसे युद्ध में पड़ना नहीं चाहिए था जिसे जीतने की संभावना न के बराबर थी। कई ने अमेरिका द्वारा जो युद्ध किया गया उसको आलोचना भी किया और कईयों ने सराहना भी किया। तो मीडिया की भूमिका क्या रही, आइए देखते हैं। अमेरिकी मीडिया और फिल्म ने इस युद्ध की सराहना भी की और आलोचना भी की। अमेरिकी मीडिया द्वारा सराहना भी किया गया इस युद्ध को, आलोचना भी किया गया और फिल्म ने भी इसको आलोचना और सराहना किया। जॉन बायन की फिल्म जो थी ग्रीन बेरेट, जॉन बायन की फिल्म ग्रीन बेरेट जो थी 1968 में वियतनाम में अमेरिकी दखलंदाजी का समर्थन किया था। जॉन फोर्ड कोफोलो की फिल्म एपोकलिप्स नाउ
1978 में ने वियतनाम में अमेरिकी दखल अंदाजी को आलोचना की थी। तो इस प्रकार देखा गया कि मीडिया की भूमिका जो थी, कुछ आलोचक थे तो कुछ सराह रहे थे इस आंदोलन को, अमेरिका द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था इसको, और कुछ फिल्मों में इस तरह से भी दखलंदाजी दिया गया समर्थन के रूप में, और किसी में दखलंदाजी दिया गया आलोचक के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हो ची मिन ट्रेल। यह पगडंडियों और सड़कों का एक भारी जाल था, हो ची मिन ट्रेल, और इसका इस्तेमाल आदमी और सामान को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके रास्ते में कई अस्पताल और सपोर्ट से बेस थे, और ज़्यादातर सामानों को महिलाओं और बच्चों द्वारा साइकिल से ले जाया जाता था। उस ट्रेल का ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में था, और उसकी शाखाएं दक्षिण वियतनाम तक जाती थी। सामान और लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अमेरिका उस ट्रेल पर हमेशा बमबारी करता था, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत ही उसकी मरम्मत कर लेते थे। हो ची मिन ट्रेल वियतनाम के लोगों की दिलेरी और सूझबूझ की गवाही देता है। हो ची मिन ट्रेल जो था वो लोगों की दिलेरी और सूझबूझ की गवाही देता है, और इस प्रकार से अमेरिका के बमबारी से जो हमेशा ट्रेल पर बमबारी किया करता था अमेरिका, वियतनाम के लोगों ने डटकर सामना किया और थोड़ा सा भी उससे नहीं डरा। उसके बाद हम देखते हैं महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की भूमिका क्या रही? तो चीन की तुलना में वियतनाम की महिलाओं को अधिक समानता प्राप्त थी, खासकर से निचले वर्ग के लोगों में ये तो बात और भी प्रखर थी, लेकिन उनकी समाज स्वतंत्रता सीमित थी और वे सार्वजनिक जीवन में कोई भी योगदान नहीं कर पाती थी। महिलाओं को समानता प्राप्त थी, वियतनाम के महिलाओं को भी चीन की तुलना में ज़्यादा ही, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित थी। और इस प्रकार से देखा जाए तो सार्वजनिक जीवन में कोई भी योगदान नहीं कर पाती थी वहाँ की महिलाएं। राष्ट्रवादी आंदोलन के परवान चढ़ने के साथ साथ लेखकों और विचारकों ने महिलाओं को समाज के कायदे कानून के विरोध के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था। हो ची मिन ट्रेल से होकर सामान की सप्लाई करने के साथ साथ महिलाओं ने युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा शांति काल के समय अर्थव्यवस्था को ठीक करने में भी वहाँ की महिलाओं ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। तो इस प्रकार से देखा जाए कि कुल मिलाकर के महिलाओं का योगदान भी बहुत ही सराहनीय रहा। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी कब्जे का अंत। तो 1974 की जनवरी में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। उस समझौते के साथ अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई समाप्त हुई पेरिस समझौते के साथ 1974 में, लेकिन साइगओ शासन और एनएलएफ के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगओ के राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया और एक सकल वियतनाम की स्थापना की। तो आइए आगे हम देखते हैं कुछ याद रखने योग्य पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है समन्वयवाद। तो एक समन्वयवाद एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं के बजाय समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता था समन्वयवाद के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यातना शिविर। तो यातना शिविर किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार का शिविर एक प्रकार की जेल थी यातना शिविर, जिससे कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता था, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही, और उसमें कठोर दंड दी जाती थी। उसी को यातना शिविर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्रता। तो आम जनता की सहमति और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था को गणतंत्रता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सुधार विरोधी। तो ऐसा व्यक्ति या विचार जो लोगों का गुमराह करने वाला हो उसे सुधार विरोधी कहा जाता था। उपनिवेशवाद क्या है? तो जिससे एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों पर शासन करता है उसी को उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशवाद। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवाद।
तो साम्यवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था में विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समानता अधिकार देना है, तो उसी को साम्यवाद कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें एक देश दूसरे देश पर शासन करता है उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। जैसे इंडिया ब्रिटेन का साम्राज्यवाद था, तो इंडिया पर ब्रिटेन द्वारा शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था, चलाया जा रहा था। नापाक। तो नापाक क्या है? अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो धीरे धीरे जलता था और मानव त्वचा के संपर्क में आने पर उससे चिपक कर त्वचा को जलाता रहता था, वही है नापाक। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट, और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर आज का समाप्त होता है। तो वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।